Jai Hind and welcome to the class 12th of biology. I am Dr. Vandana Sharma from LJP SVM Inter College मुजफ्फरनगर। इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने क्लास 12th का लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यू स्टार्ट किया था, पर्यावरण के मुद्दे, और जिसमें हमने प्रदूषण और प्रदूषक का अर्थ और तथा उनका वर्गीकरण पढ़ा था और साथ ही वायु प्रदूषण के बारे में भी जाना था। आज इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट एक एनवायरमेंटल इशू जल प्रदूषण, एक और प्रकार का प्रदूषण पढ़ने जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण। लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, पर्यावरण के मुद्दे, एनवायरमेंटल इशू। जी हाँ, जल प्रदूषण जैसा हमने बताया आज इस बारे में पढ़ेंगे। हम सब जानते ही हैं कि जल जीवन का आधार है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, लेकिन पहाड़ों और मैदानों से जल जैसे जैसे समुद्र की ओर बहता है प्रदूषित होता जाता है, और जल को दूषित करने वाले जो प्रदूषक हैं वो घरों से निकला हुआ कूड़ा करकट है, वाहित मल, सीवेज, कारखानों से निकले अपशिष्ट पदार्थ, कृषि में, खेतों और वनों में प्रयोग में आने वाले कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक, ये सभी जल को दूषित करते हैं और जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। आखिर ये जल प्रदूषण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों में होने वाले अवांछनीय और हानिकारक परिवर्तनों को जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व के अनेक भागों में तालाब, झील, नदी और महासागर जैसे जो जल के स्रोत हैं, जलाशय हैं, वो प्रदूषित हो रहे हैं। जलाशयों की स्वच्छता को कायम रखने के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था, ताकि हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। जल प्रदूषण के स्रोत, मुख्य स्रोत यानी कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे कि जल प्रदूषण होता है। जो प्रमुख सोर्सेज हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। घरेलू वाहित मल जिसे सीवेज कहते हैं, औद्योगिक बहिस्राव, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, इंडस्ट्री से आने वाला गंदा जल, कृषि विसर्जित पदार्थ, कृषि में प्रयोग में आने वाले बहुत सारे रसायन, और ताप विद्युत संयंत्र, ये जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे घरेलू वाहित मल यानी कि सीवेज का। जो घरों से निकला हुआ मलमूत्र, कूड़ा करकट भूमिगत नालियां द्वारा नदियों और झीलों में गिरा दिया जाता है, जिससे इनका जल दूषित हो जाता है और यह जल पीने योग्य नहीं रहता है। आप घरों से निकलने वाली जो नालियां हैं वो भूमिगत होती हैं और ये अंडरग्राउंड वाटर सीधे किसी न किसी जलाशय में छोड़ दिया जाता है। हमने कभी सोचा है कि जो हमारे घरों से नालियां निकल रही हैं उसका जल कहाँ पहुंचता है? जी हाँ, ये भूमिगत अंडरग्राउंड वाटर या सीवेज के जरिए या अन्य किसी साधन से जलाशय में ही पहुंचता है, और ये वाहित मल जल को पीने योग्य नहीं छोड़ता। इससे क्या नुकसान है, ये कैसे दूषित करता है जल, सभी सोर्सेज जीवों के लिए ये कैसे हानिकारक बनता चला जा रहा है, ये हम सब इससे परिचित हैं और इससे और ज़्यादा इसके प्रभाव को हमें जानना जरूरी है। जो वाहित मल है उसमें उसके वाहित मल के उपचार के तरीके को हमने इसी क्लास में चैप्टर 10 में जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर हमने पढ़ा था, लेसन 10 था, जिसमें हमने वाहित मल उपचार की विधि पढ़ी थी कि कैसे इस सीवेज वाटर ट्रीटमेंट यानी सीवेज वाटर को कैसे उपचारित किया जा सकता है। यदि हम इस जल को उपचार के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट अगर हम जलाशय में छोड़ते हैं तो ये इतना हानिकारक नहीं होता है, लेकिन अधिकांशतः ये जो जल है वाहित मल या सीवेज, जो घरों से निकलने वाला जो जल है, वो अधिकांशतः बिना उपचार किए ही जलाशयों में छोड़ दिया जाता है, और इनके ठोस अशुद्धियों को तो निकालकर फिर भी दूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ घुलनशील जो लवण हैं, धातु हैं, नाइट्राइट, फॉस्फेट, ये विषैले आयंस, मेटेलिक आयंस,
ये सब इसी के अंदर उपस्थित होते हैं, जिनको असरलता से पृथक नहीं किया जा सकता है। जो वाहित मल में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका जलाशयों में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है और वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, और इनके अपघटन के फलस्वरूप भी ये सरल अणुओं में भले ही बदल गए हो, लेकिन फिर भी जलाशयों में नाइट्राइट, फॉस्फेट आदि लवणों की अधिकता हो जाती है और ऐसा जल पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा इन लवणों की जो नाइट्रेट और फॉस्फेट के लवण हैं, ये पोषक पौधों के लिए पोषण का कार्य करते हैं और पौधों में तेजी से वृद्धि होने के फलस्वरूप शैवाल प्रस्फुटन, जो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसका ये मुख्य कारण बनते हैं। और इस प्रकार से ये पौधों के लिए भी और जंतुओं और मनुष्य के लिए सभी के लिए हानिकारक है। दूसरा, इसका स्रोत पढ़ने से पहले हमें पहले वाहित मल में ही एक टॉपिक, इसी सीरीज से रिलेटेड एक टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए, जैविक ऑक्सीजन मांग, जो अक्सर पूछ लिया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, जो जल में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं और जल में जब कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है तो उसके अपघटन के लिए सूक्ष्म जीव इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, और इसके अपघटन के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी कहते हैं। बीओडी जल में घुलित ऑक्सीजन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। हम कह सकते हैं कि बीओडी का मान जो होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो मान होता है, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो बीओडी का मान कम होगा, और बीओडी यदि अधिक है तो इसके डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान यानी घुलित ऑक्सीजन का मान कम होगा। यहां पर हम देख रहे हैं जो वाहित मल के द्वारा सीवेज वाटर जब किसी जलाशय में छोड़ा जाता है तो उसकी केवल 0.1% इम्प्योरिटीज ही उसको पीने योग्य, जो मतलब 0.1% अशुद्धि के कारण ही वो जल पीने योग्य नहीं रहता है। यहाँ कंपोजिशन या संगठन हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर केवल 99.9% वाटर है, केवल 0.1% अशुद्धि है जो इस पानी को पीने योग्य नहीं रहने देता है। और ये अशुद्धियाँ किस रूप में हो सकती हैं, यहाँ दर्शाया गया है। ये वाहित जो मल है, सीवेज ट्रीटमेंट वाटर है, उसमें जो अशुद्धियां हैं वो मुख्य रूप से इन 3 रूप में हो सकती हैं। एक है सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो निलंबित ठोस के रूप में, जैसे कि रेत है या गाद है या क्ले, चिकनी मिट्टी, इसके रूप में हो सकती है। कोलाइडल पदार्थ के रूप में हो सकती है, जैसे कि मल मूत्र वगैरह, फीकल मैटर, जीवाणु, वस्त्र के रूप में या कागज के फाइबर्स के रूप में, वस्त्र या कागज के फाइबर रेशो के रूप में ये शुद्धि हो सकती है। और तीसरे, ये जो सबसे मुश्किल है जिसे निपटान करना, जिसको उपचारित करना, वो है डिजॉल्व्ड मटेरियल, घुलित पदार्थ, जो कि बहुत सारे पोषक पदार्थों के हो सकते हैं, जैसे कि उनके सॉल्ट, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। ये सारे सस्पेंडेड मटेरियल्स, कोलाइडल मटेरियल, डिजॉल्व मटेरियल्स जो हैं, इम्प्योरिटीज के विभिन्न रूप हैं। अशुद्धियाँ इन सब रूप में से हो सकती हैं। इनमें से जो सबसे पहली अशुद्धि है, इसको फिल्ट्रेशन के, निस्यंदन के द्वारा, सेडिमेंटेशन या अवसादन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। छानकर या भारी अशुद्धियों को नीचे बैठाकर, निथार कर इनको दूर किया जा सकता है। और जो ये इस तरह की कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, इनका जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा अपघटन हो सकता है, लेकिन जो ये वाली अशुद्धियां हैं ये जल को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। यहाँ पर हम एक इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें इस रेड लाइन से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन को प्रदर्शित किया गया है, और ब्लू लाइन से बीओडी का मान प्रदर्शित किया गया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो वाहित मल वाला जो जल होता है, जो घरों से निकला हुआ गंदा जल होता है, उसमें बीओडी का मान 200 से 400 पीपीएम तक होता है।
जो कि बिल्कुल भी पीने योग्य नहीं होता है। और जो स्वच्छ जल होता है उसका बीओडी बहुत कम, और पीने योग्य जल का बीओडी तो 1 ppm होना चाहिए। अब जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी है वो 200 से 400 ppm पार्ट्स पर मिलियन अगर बीओडी है तो वो यानी कि बहुत ज़्यादा अशुद्ध है। जब इस सीवेज डिस्चार्ज को, इस घरों से निकले हुए गंदे जल को यदि किसी जलाशय में छोड़ा जाता है, यहाँ पर एक साइड में उस सीवेज की वाटर की कंसंट्रेशन और दूसरी साइड में उसका प्रवाह की दिशा दिखाई गई है। जिस स्थान पर इसको छोड़ा जाता है, छोड़ते वक्त उस स्थान पर उस जलाशय में, जैसे मैंने बताया लाल लाइन जो है वो घुलित ऑक्सीजन को प्रदर्शित कर रही है, उस स्थान पर घुलित ऑक्सीजन काफी मात्रा में होती है। लेकिन जैसे ही उसे सीवेज में छोड़ा जाता है तो वो ऑक्सीजन का मान एकदम से नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि इस सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है और उस अपघटन के लिए इस ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे कि ये तेजी से इसमें गिरावट आती है। डिस्चार्ज के वक्त बीओडी काफी कम होता है क्योंकि काफी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है तो बीओडी कम होगा। लेकिन जब बैक्टीरिया इस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं तो बीओडी का मान एकदम से बढ़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की मांग जो है वो बढ़ जाती है। इस तरह जैसे जैसे ये जल आगे की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे ही ये बीओडी कम होती चली जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। दूसरा जो मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है जल प्रदूषण का, वो है औद्योगिक बहिस्राव, यानी कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ये भी काफी मात्रा में जल को प्रदूषित करते हैं। कारखानों से, औद्योगिक इकाइयों से निकले अपशिष्ट पदार्थ नालों और विभिन्न नदी मतलब ये पदार्थ नालों और नदियों के बहते हुए जल में छोड़ दिए जाते हैं, जिसमें धूल, कोयला, विभिन्न प्रकार के एसिड, फिनॉल, साइनाइड्स, लेड, बहुत सारे मेटेलिक आयंस, लेड है, कॉपर, जिंक, कैडमियम, ये मरकरी, ये सब इसके अंदर उपस्थित होते हैं और जल को दूषित करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे पेपर मिल है, शुगर मिल और चर्म शोधक टैनरीज जिन्हें कहते हैं, ऑयल रिफाइनरीज, इनसे असंख्य पदार्थों से नदियों का जल मतलब ये असंख्य पदार्थ इसमें से निकलते हैं और ये नदियों के जल को दूषित करते हैं। और ऐसा पानी पीने के लिए तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है और ना ही ऐसे जल से खेती की जा सकती है। ऐसे जल में उगने वाले पौधे और जंतु दोनों को ही हानि होती है। और इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रभाव है जैव आवर्धन, यानी बायोमैग्निफिकेशन। अनेक रोगों के साथ एक और इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया ये प्रदर्शित करता है वो है बायोमैग्निफिकेशन, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे। तीसरा जो जल प्रदूषण का स्रोत है वो है रासायनिक उर्वरक। कृषि में प्रयोग में आने वाले रासायनिक पदार्थ जो उर्वरक के रूप में हो सकते हैं, या फिर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, कवकनाशी, कीटनाशी, पीड़कनाशी, विभिन्न रसायनों का कृषि में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रसायन जो हैं इनको फसल को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। ये रसायन सिंचाई के द्वारा या वर्षा के द्वारा खेतों से निकलकर जलाशयों में पहुंच जाते हैं, पानी के साथ बहकर, वर्षा के पानी के साथ या अन्य सिंचाई के जल के साथ बहकर आसपास के जलाशयों में पहुंच जाते हैं। और इन उर्वरकों की अधिकता के कारण इसमें जल में नाइट्रेट और फॉस्फेट की अधिकता हो जाती है, जिसके बढ़ने से जल पीने लायक नहीं रहता है। यदि जल में ऐसे जल को नाइट्रेट से अधिक नाइट्रेट युक्त जल को यदि पिया जाए तो ये मनुष्य की आंत में पहुंचकर वहां पर उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल दिया जाता है और जिसके फलस्वरूप रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन की
जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन वहन क्षमता, वो घट जाती है, क्योंकि ये नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ये जो है ऑक्सीजन के जुड़ने की क्षमता को कम कर देते हैं। ऑक्सीजन के जुड़ने के स्थान को ये घेर लेते हैं और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक होकर नाइट्राइट हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और जिससे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, और उस बीमारी को मिथेनोग्लोबिनेमिया कहते हैं। इसी तरह ये पोषक पदार्थों की जलाशयों में, इसके कृषि विसर्जन के कारण जलाशयों में अधिकता के कारण शैवाल प्रस्फुटन भी एक प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसे हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट स्रोत है जल प्रदूषण का, वो है ताप विद्युत संयंत्र। ताप विद्युत संयंत्र भी जल को दूषित करते हैं। ताप और आणविक बिजली घरों में उपकरणों को ठंडा करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल का प्रयोग किया जाता है, और इस जल को नदियों में वापस बिना उपचारित किए पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि वहां का वैसे जलाशयों का ताप बढ़ जाता है, और ये जलीय पौधे व जंतुओं की वृद्धि को रोक देते हैं। कभी क्योंकि वो ज़्यादा अधिक टेम्परेचर, जो यहाँ से निकलने वाला जो गर्म पानी जब जलाशयों में पहुँचता है, तो कुछ जंतु इस टेम्परेचर के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, पौधे भी संवेदनशील होते हैं, और वो इस ताप को सहन नहीं कर पाते हैं, और उनकी वृद्धि रुक जाती है या मृत्यु भी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, ये के पूरे पर्यावरण को, जल प्रदूषण केवल मनुष्य को ही नहीं सभी जीवों को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्य के जीवन पर बहुत सारे हानिकारक प्रभाव के साथ साथ कुछ प्रमुख प्रभाव घरों और अस्पतालों से निकलने वाले गंदे जल के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जल ऐसे जल में, जो स्पेशली हॉस्पिटल से निकलने वाला जो जल है, उसे बिना उपचारित किए यदि जलाशयों में छोड़ दिया जाए, तो उसमें ऐसे जल में रोगजनक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो कि निम्न रोग उत्पन्न कर सकते हैं: पेचिश, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि। अब इस जल प्रदूषण के कारण एक और खास एक टॉपिक हमें पहले पढ़ना होगा, जो कि जिसकी क्रिया को ये तीव्र करता है। सबसे पहले हम यहाँ जिक्र करेंगे सुपोषण का। सुपोषण एक यूट्रोफिकेशन जिसे कहते हैं, एक नेचुरल प्रक्रिया है। सुपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जलाशय के पानी में पोषक लवणों की सांद्रता के अधिक मात्रा में इकट्ठा होने के कारण जलीय पौधे और जंतुओं की संख्या में असीमित वृद्धि होती है। जैसे कि कृषि से जो उर्वरक वगैरह प्रभावित रासायनिक खाद अगर बहकर आ जाती है, तो जलाशयों में नाइट्रेट और फॉस्फेट की अधिकता हो जाती है, जो पौधों के लिए बहुत ही खास पोषण का कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है उन पौधों में भी और अन्य जीवों में भी असंख्य वृद्धि होती है। और इस वृद्धि के कारण जीवों की संख्या, पहले जब शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में नई बनी, मान लीजिए यहाँ एक उदाहरण है, नई बनी हुई झील जो होती है वो उसका जल स्वच्छ और शीतल होता है। समय के साथ साथ इसमें जल के साथ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस जमा होते रहते हैं, जिसके कारण जलीय पौधे और जंतुओं की संख्या में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे झील की उर्वरकता बढ़ती है, वैसे वैसे इनमें पौधों की और जीवों की संख्या बढ़ती है, और उनके लेकिन कार्बनिक अवशेष, जब जहाँ जीव हैं तो उनके ऑर्गेनिक रिमेन्स भी होंगे। कार्बनिक अवशेष जो हैं वो झील के तल पर, पेंदी पर जमा होने लगते हैं। सैकड़ों वर्षों में इसमें गाद जमा हो जाती है, ऑर्गेनिक मलबा जमा हो जाता है, जैविक मलबा जमा हो जाता है, जिसका ढेर लगता चला जाता है, और जिससे झील उथली होती चली जाती है, और झील का जल जो पहले शीतल था शुरुआत में, वो गर्म होता जाता है। ये और झील की गहराई जो है वो घटती चली जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ी सी यहाँ तक जो झील थी वो इस मलबे के जमा होने के कारण धीरे धीरे बिल्कुल खत्म होती चली जाती है। और ऐसी स्थिति में जब, क्योंकि यहाँ की जल की क्वालिटी भी बदल गई, जो उष्ण जलीय जो पौधे होते हैं, जो गर्म पानी में रहने वाले जो पौधे हैं,
मार्शी प्लांट्स हैं और ऐसे जंतु इनमें यहाँ पर आने लगते हैं। धीरे धीरे झील दलदल में बदलने लगती है और उसके स्थान पर दलदल में उगने वाले पौधे आने लगते हैं और अंत में यह भूमि में पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। और ये प्रक्रिया झील के साइज पर और अन्य कारकों पर निर्भर करती है कि ये प्रक्रिया कितने समय में पूरी हो। इस प्रक्रिया को पूरा होने में सेंचुरीज, सैकड़ों वर्षों का समय भी लग सकता है और लेकिन हजारों वर्ष भी इसमें लग सकते हैं अगर ये प्राकृतिक तरीके से यूट्रोफिकेशन होता है तो, नेचुरली यदि सुपोषण होता है तो। लेकिन मानव की कुछ क्रियाकलापों ने, जैसे उद्योगों से बहिस्राव, घरों से बहिस्राव, घरों से आने वाला जो जल इसमें छोड़ दिया जाता है, ये झील की एजिंग की प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं। कुछ ऐसी गतिविधियां जैसे इंडस्ट्री से आने वाला जल, खेतों से आने वाले रसायन या घरों से आने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो इस झील के सुपोषण की क्रिया को बहुत तीव्र कर देते हैं। और ये नेचुरली नहीं है, ये मानव के क्रिया के कारण उत्पन्न होने वाला प्रभाव है। इसको कल्चरल यूट्रोफिकेशन कहते हैं। कल्चरल या एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन या त्वरित सुपोषण, जिससे ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि जिस काम को होने में हजारों सैकड़ों वर्ष लगते थे वो काम कुछ दशकों में ही हो जाता है। जितना ज्यादा प्रदूषण होगा उतनी जल्दी झील समाप्त होकर स्थल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक प्रकार से हानिकारक प्रक्रिया है। जल प्रदूषण के कारण ही एक और अन्य जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो है शैवाल प्रस्फुटन। जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण, ये पोषक कहाँ से आते हैं? वाहित मल है, कृषि रसायन आदि जो प्रयोग में लाए जाते हैं, इससे जल में नाइट्रेट और फॉस्फेट के आदि के लवणों की अधिकता हो जाती है जो पौधों के लिए पोषण का कार्य करते हैं। जिससे कि ऐसी स्थिति में कुछ शैवाल, प्लवकीय शैवाल का मतलब क्या होता है? जो फ्री फ्लोटिंग है, जो तैरने वाले शैवाल हैं, और इनकी बहुत तेजी से वृद्धि होती है और वो पूरे जलाशय की सरफेस को ढक लेते हैं। इसको शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। पूरी ऊपरी सतह को घेर लेने के कारण निचली सतह तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और जल बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है। जल की गुणवत्ता उसकी घट जाती है, जलीय जंतु मरने लगते हैं। शैवाल की वृद्धि इतनी तेजी से होती है कि उसमें स्कम बन जाता है, बहुत ही ज्यादा दुर्गंध फैलने लगती है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन अन्य जलीय जीवों के लिए जो अनिवार्य है वो समाप्त होने लगती है। झील में बहकर आने वाले अन्य प्रदूषक भी, जो दूसरे घरों से, इंडस्ट्री से आने वाले जो प्रदूषक हैं, वो भी अपने प्रभाव दिखाते हैं और जो जलीय जंतु हैं, मछलियां हैं, उनको उनके जल को विषाक्त करते हैं और उनके जीवन को जो है हानि पहुंचाते हैं। इनके अपघटन से जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है और इस प्रकार से झील, वास्तव में झील या तालाब जहां पर ये शैवाल प्रस्फुटन हुआ है वो घुट कर खत्म हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसी जलीय शैवाल के कारण जल में उपस्थित जलीय जीव जो हैं वो मरने लगते हैं और काफी ज्यादा दुर्गंध हो जाती है और ऐसा जल पीने योग्य, जंतुओं के पीने योग्य, मनुष्य के पीने योग्य भी नहीं रहता है। यहाँ पर एक और ऐसे ही प्रक्रिया का चित्र दिखाया गया है जिसे जल हायसिंथ, आइकॉर्निया कैसिपिस भी इसे कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। ये वास्तव में नीले पुष्पों वाला बड़ा आकर्षक जलीय पौधा है, वाटर हायसिंथ। ये अमेज़न का नेटिव प्लांट है जो बहुत ही सुंदर फूलों के कारण भारत में सबसे पहले बंगाल में उगाए गए थे, लेकिन अपनी अतिशय वृद्धि के कारण ये पूरे जलाशय की सतह को ढक लेते हैं। ये पौधे मनुष्य की इनको हटाने की क्षमता से भी बहुत कई गुना तेजी से वृद्धि करते हैं। यदि मनुष्य इस पूरे जलाशय में उपस्थित इस वाटर हायसिंथ को हटाने का प्रयास करे तो जैसे जैसे ये आगे हटाते हैं चले जाएंगे, पीछे फिर से फैल जाते हैं, इतनी तेजी से वृद्धि करते हैं और इनको इसीलिए बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। और ये कभी कभी
बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार का स्फोटन जलीय परिवहन में भी बाधा उत्पन्न करता है, जलीय जहाज वगैरह में भी बाधा, उनके रास्तों को रोक लेता है। एक और प्रक्रिया है जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। जैविक आवर्धन का तात्पर्य है किसी इकोसिस्टम में पॉइजनस विषैले अपशिष्ट पदार्थों जैसे डीडीटी है, मेटेलिक आयन है, इनकी सांद्रता में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर क्रमिक रूप से वृद्धि होना। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर जैसे प्रोड्यूसर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, क्रम से इन सभी विषैले पदार्थों में क्रम से वृद्धि होना। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया गया है, डीडीटी का मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन दिखाया गया है। फसलों की रक्षा के लिए विषाक्त कीटनाशी डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। ये मिट्टी में पहुंचते हैं और वहां से वर्षा के पानी के साथ समीर के तालाब में या नदियों के पानी में एकत्रित हो जाते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अनिम्नीकृत होते हैं और जिससे कि ये जल में एज इट इज बने रहते हैं। सबसे पहले ये उत्पादक स्तर में प्रवेश करते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि जो हरे पौधे, शैवाल वगैरह हैं या फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक हैं, वो इसको ग्रहण करते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स को जंतु प्लवक या जू प्लैंक्टन ग्रहण करते हैं। ये वाटर में इसकी मात्रा 0.003 ppm दिखाई गई है। जू प्लैंक्टन तक पहुंचते हुए ये 0.04 ppm हो जाती है। और जब इन जू प्लैंक्टन्स को छोटी मछलियां खाती हैं तो ये बढ़कर 0.5 ppm पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है। और जब छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं तो ये 2 ppm हो जाता है। और इस प्रकार जब बड़ी मछलियों को इस तरह के ईगल, बाज वगैरह पक्षियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इसकी मात्रा 5 ppm, हम देखते हैं 0.003 ppm से शुरुआत होकर ये 5 ppm तक बर्ड्स में पहुंच जाती है। प्रत्येक स्तर में इसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। बर्ड्स में पहुंचने पर, पक्षियों में पहुंचने पर ये डीडीटी की उच्च सांद्रता कैल्शियम उपापचय को नुकसान पहुंचाती है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को हार्म करती है और जिससे कि उनका एग शेल पतला हो जाता है और ये समय से पहले फट सकता है, जिससे बर्ड पॉपुलेशन की संख्या में कमी हो सकती है। मनुष्य चूंकि खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, अतः उनके शरीर में विषाक्त नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ, अनिम्नीकृत पदार्थ सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। इसी वाटर पॉल्यूशन को उपचारित करने के लिए एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार किया गया, जिस एक केस स्टडी है जो हमें देख लेनी चाहिए। हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी जो कैलिफोर्निया के एक शहर अर्काटा से संबंधित ये प्रक्रिया है। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के जीव वैज्ञानिकों के सहयोग से शहर के कुछ लोगों ने प्राकृतिक तंत्र के अंतर्गत इंटीग्रेटेड वाटर ट्रीटमेंट प्रक्रम तैयार किया, एकीकृत जलोपचार प्रक्रम तैयार किया। जलोपचार का कार्य 2 चरणों में किया गया, जो कि परंपरागत, पहला चरण था परंपरागत अवसादन, जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से वही फिल्ट्रेशन, जिसमें निस्यंदन, क्लोरीन के द्वारा उपचार, सेडिमेंटेशन का प्रयोग किया गया। और दूसरी नवीन प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने 60 हेक्टेयर की मार्शलैंड को लेकर उसमें 6 मार्शलैंड, ऐसे लैंड जिसमें मार्शी पौधे उग सकते हो, 6 मार्शेस की एक चेन तैयार की। जैसे सपोज कीजिए एक लैंड है और इसको 6 मार्शेस की एक चेन से इन्होंने मतलब ये श्रृंखला के रूप में 6 मार्शेस में इसको विभाजित किया। अब इन क्षेत्रों में उन्होंने उचित पौधे, ऐसे पौधे, शैवाल, कवक, जीवाणुओं को छिड़क दिया, वहां पर ऐसे पौधे पहुंचा दिए जो पॉल्यूटेंट्स, जो प्रदूषक हैं, उनके प्रभाव को समाप्त कर दें, उन्हें निष्प्रभावी कर दें, उन्हें सोख लें और उन्हें स्वांगीकृत एसिमुलेट कर दें। तो जिससे कि जब ऐसे जीवाणुओं, कवकों से होता हुआ पानी यहाँ से एंटर करके जब इनके संपर्क से होता हुआ निकलता है तो वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है। इस आश्चर्यजनक परियोजना की देखभाल वहां के नागरिकों के एक समूह के द्वारा
की जाती है, जिसको फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श यानी फोम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक ये अर्काटा मार्श का चित्र दिखाया गया है। अर्काटा मार्श वास्तव में एक सेंचुरी अभ्यारण्य की तरह कार्य करता है, जो उच्च स्तरीय जैव विविधता और मछलियां, जानवर, पक्षी सब यहाँ पर वास करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट वाटर के बचत के संबंधित एक टॉपिक है शुष्क शौचालय कंपोस्टिंग, ड्राई टॉयलेट कंपोस्टिंग। हम लोग जानते ही हैं कि जो मानव का मलमूत्र है उसके निपटान के लिए जल की बहुत ज़रूरत होती है। वाहिद मल के निपटान के लिए जल आवश्यक होता है, और यदि मानव अपशिष्ट यानी मानव का एक्सक्रीटा है, जो मलमूत्र है, उसके निपटान के लिए यदि जल जरूरी ना हो तो क्या होगा? ऐसा कैसे हो सकता है क्या? यदि टॉयलेट को फ्लश ही ना करना पड़े तो जल की कितनी बचत होगी? हम सब जानते हैं कि फ्लश में कितना जल व्यर्थ जाता है। जी हाँ, उसी जल को बचाने के लिए एक ये विधि अपनाई गई है जिसे शुष्क शौचालय कंपोस्टिंग कहते हैं। ये बहुत ही ड्राई वे में मल मूत्र आदि को का निपटान इससे संभव है। इसके अनेक लाभ हैं, जैसे कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, स्वास्थ्यकर है और बहुत कम लागत में ये संभव है। जल की इससे बचत हो सकती है और इसके रिसाइकलिंग के द्वारा, पुनश्चक्रण रिसाइकलिंग के द्वारा प्राकृतिक उर्वरक प्राप्त किया जा सकता है, खाद प्राप्त की जा सकती है। और जब इस प्रकार की खाद से कोई स्वास्थ्य हानि भी नहीं है तो ऐसे में रासायनिक खाद की जो हानिकारक होती है, ऐसे खाद की आवश्यकता कम हो जाती है। केरल के कई भागों और श्रीलंका में ऐसे शौचालयों का प्रयोग किया जा रहा है जहां पर शुष्क शौचालय कंपोस्टिंग होती है। ऐसे शौचालयों को इकोलॉजिकल सैनिटेशन कहते हैं। जी हाँ, ये आज का हमारा टॉपिक था। अब इससे अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट ठोस अपशिष्ट और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट और कृषि में प्रयुक्त होने वाले रसायन होंगे, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। थैंक यू।